हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेलो। देखिए, जेडीए जेलो में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पूछे जाने वाले हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट अगर आप आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पूछा जाता है, तो ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी सेक्शन 35 तक कवर करा चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं आप सबके। आपको समझ आ रहा है कि इतना सिंप्लीफाइड तरीके से हम चीज़ों को डील कर रहे हैं और साथ के साथ हर सेक्शन के साथ हम उसका एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, सेक्शन 36 को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम भूले ना। ठीक है, जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी, तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी फटाफट से, ठीक है, और फिर हम अपना सेक्शन 36 को डील करेंगे। देखो, मैं बार बार आपको इसलिए थोड़ा समझा रही हूँ या बता रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, चीज़ें समझ आए। जैसे कि प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा अगर लैंड डॉक्यूमेंट है, तो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा जहाँ अगर लैंड डॉक्यूमेंट है तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है वो। और प्लेस क्या रहेगा अगर अदर डॉक्यूमेंट है, लैंड नहीं है, कोई अदर डॉक्यूमेंट है, तो फिर क्या रहेगा, या तो जहाँ पर एग्जीक्यूशन करा है वहाँ रजिस्टर करा लो, या फिर पार्टी अपनी मर्जी से भी रजिस्ट्रेशन का प्लेस चूज कर सकती है। फिर बात उठी कि क्या रजिस्ट्रेशन भी जो रजिस्ट्रार है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो बिल्कुल रजिस्ट्रार भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फिर है रजिस्ट्रेशन क्या प्राइवेट रेजिडेंस पर हो सकता है? हाँ, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो रजिस्ट्रार खुद जाएगा, जो है रजिस्ट्रार खुद जाएगा उस पर्सन के यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, उसके घर पर जाकर रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। फिर है, अब है कि कौन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो हमने हमने क्या पढ़ा, एग्जीक्यूटेंट और क्लेमेंट, जो जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है या जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट के थ्रू क्लेम कर रहा है, वो पर्सन कर सकता है प्रेजेंट डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एजेंट पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। सेक्शन 31 में जो है बात की गई है, तो सेक्शन 31 क्या बात कर रहा था कि जब हम खुद ही प्राइवेट रेजिडेंस पर जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने, तो फिर मुद्दा ही नहीं उठता कि कौन पर्सन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। फिर है सेक्शन 88 जिसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, और 89 में हमने कोर्ट डिक्री वगैरह और ये ऑर्डर्स पढ़े थे। ठीक है, तो फिर इस केसेस में एग्जीक्यूटेंट और क्लेमेंट को जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफिसर डायरेक्ट रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है उसके पास डॉक्यूमेंट भेज देंगे कि रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन 32 आया था जो ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर करा रहे हैं तो उस पर फोटोग्राफ भी चाहिए, फिंगरप्रिंट भी चाहिए, ये कंपलसरी है। फिर सेक्शन 33 था, बात की गई कि जो पावर ऑफ अटर्नी है उसको कैसे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया अगर डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटर्नी है तब। फिर है हमारा सेक्शन 34 जो बात कर रहा है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है उसके पास पावर है कि वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से पहले इंक्वायरी कर ले कि जो एग्जीक्यूटेंट है उसी ने ये एग्जीक्यूट किया है ना ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन प्रोविजो की बात की गई है कि अगर अर्जेंट नेसेसिटी और अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है तो फिर डिले भी, अगर डिले हो जाता है डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने में तो 4 मंथ तक का क्या है डिले जो है अलाउ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर है हमारा सेक्शन 34 हमने कर लिया कवर। सेक्शन 35 प्रोसीजर क्या होगा एग्जीक्यूशन का, कि अगर आप प्रोसीजर क्या होगा अगर एग्जीक्यूशन को डिनाई किया जा रहा है, एडमिशन किया जा रहा है। जैसे आप डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे कि ये डॉक्यूमेंट हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, अब इसको रजिस्टर कर लो, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर चेक करेगा कि हाँ ये जो एग्जीक्यूशन जो आप लेकर आए हो डीड, ये जो एग्जीक्यूटेंट है उससे पूछेगा कि हाँ आपने किया है ना ये जो है एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट। अगर उसने एडमिट कर लिया तो रजिस्टर कर लेगा, उसने डिनाइल कर दिया तो रजिस्टर नहीं करेगा डॉक्यूमेंट को। ठीक है, फिर है सेक्शन 36 पढ़ा था, एनफोर्सिंग अपीयरेंस। अब हम सेक्शन 36 को आज कवर करते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक एस्पेक्ट अभी रिवीजन में नहीं बताया, बता देती हूँ। जो टाइम है कि कितने टाइम में आपको प्रेजेंट करना है वो है 4 महीने के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है, और 4 महीने का डिले भी हो सकता है, मतलब एक्सटेंशन मिल सकता है। अब सेक्शन 36 बात करता है एनफोर्सिंग अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड विटनेस। ठीक है, अब देखिए, प्रोसीजर वेयर अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट और विटनेस इज डिजायर्ड। ठीक है, तो अब जो है उपस्थिति बुलाने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 36
इफ एनी पर्सन प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट और क्लेमिंग अंडर इट नीड्स अ विटनेस और एग्जीक्यूटेंट, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत करता है और उसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति या गवाही की आवश्यकता हो, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, मे कॉल अपॉन कोर्ट और ऑफिसर। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या कहेगा कि कोर्ट को या उस कोर्ट को कहेगा या ऑफिसर को कहेगा कि आप इशू कर दीजिए समन को, ठीक है, आप समन इशू कर दीजिए। समन आपको पता है ना कि जब आप किसी पर्सन को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप डायरेक्ट फोन मिला के बोल देंगे आजा भाई, नहीं, एक प्रोसेस होता है ना। तो जो जिस प्रोसेस को आप मतलब जिस तरीके से उस पर्सन को आप बुला रहे हैं, नोटिस देके बुला रहे हैं, बेसिकली वो प्रोसेस ही होता है हमारा कि हमने उसको समन इशू कर दिया, एक तरीके से बुलावा, ठीक है। और रिक्वायरिंग दैट पर्सन टू अपीयर एट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, कोर्ट ऑफिसर को कहेगा कि आप समन को इशू कर दीजिए और उस पर्सन को बोल दीजिए कि मेरे सामने आके अपीयर हो जाए, ठीक है। और लेकिन सेक्शन 36 में क्या है कि यहाँ पे पर्सन जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है, क्लेम कर रहा है, वो चाहता है कि विटनेस और एग्जीक्यूटेंट को बुलाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपीयरेंस कैसे हो सकती है, पर्सन खुद भी आ जाएगा, ठीक है, या अपने अथोराइज एजेंट को भेज सकता है, ठीक है, जिसको समन बुलाया गया कि आजा भाई, तो वो बोलेगा ठीक है मैं इन पर्सन मतलब मैं खुद ही आ जाता हूँ, स्वयं व्यक्ति स्वयं या फिर अपना जो अधिकृत एजेंट है उसके द्वारा भी उपस्थित हो सकता है, ये याद रखना, ठीक है। जो और क्या प्रोसीजर हो सकता है एग्जीक्यूटेंट और विटनेस को बुलाने का, कि समन भी इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 36 किससे डील करता है, समनिंग ऑफ एग्जीक्यूटेंट और विटनेस, गवाह या निष्पादक को बुलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। फिर है हु इशू समन अंडर सेक्शन 36, कौन इशू करता है समन सेक्शन 36 के अंदर, तो कोर्ट और ऑफिसर डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अधिकारी या न्यायालय समन जारी कर सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि समन कौन इशू कर सकता है, रजिस्टरिंग ऑफिसर खुद कर सकता है या फिर कोर्ट ऑफिसर जिसको डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आपको ये मार्क करना है। फिर है सेक्शन 37, ऑफिसर और कोर्ट टू इशू सम्मन। अब सम्मन जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी, सेक्शन 36 में तो रजिस्टरिंग ऑफिसर कह रहा है कोर्ट को और ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट के कि आप समन इशू कर दीजिए। अब सेक्शन 37 बता रहा है कि अब समन जारी करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए क्या कहता है, कोर्ट या फिर ऑफिसर इशू करेगा समन, ठीक है। अब कोर्ट और ऑफिसर को क्या करने पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, ठीक है, समन को इशू करना पड़ेगा आफ्टर रिसीविंग पियोन्स फी, ठीक है। और लेकिन आपको उसको जो है फी देनी पड़ेगी, ठीक है। और इंश्योर करेगा सर्विस ऑफ समन टू कंसर्न पर्सन, और कोर्ट और ऑफिसर ये क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जो समन की सर्विस है, ठीक है, वो हो गई है या नहीं हुई है, ये उसको इंश्योर करना है कि हाँ हो ही गई है। तो शुल्क प्राप्त होने पर समन जारी और तामील किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले पैसे दीजिए, फिर हम आपका क्या करेंगे, जो समन है, ठीक है, उसकी तामील करा दी जाएगी। देखिए जो मैं वर्ड बोल रही हूँ समन और ये तामील करा दी जाएगी, तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं आप ये मत समझना कि वी आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी कमांड हिंदी में भी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश में भी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए फिर मैं पीडीएफ को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाती हूँ, ठीक है। अब है सेक्शन 37 का एमसीक्यू, समन्स अंडर सेक्शन 37 इज इशूड आफ्टर, ठीक है। तो समन इशू किए जाते हैं सेक्शन 37 के अंदर, वो कब इशू किए जाते हैं, जब पेमेंट हो जाती है। समन जारी करने से पहले पियोन की जो फीस जो दे दी जाती है उसी के बाद क्या होता है, समन इशू होता है। जो सेक्शन 37 है वो क्या इंश्योर करता है, सेक्शन 37 इंश्योर करता है सर्विस ऑफ समन, ठीक है, समन की तामील सुनिश्चित करता है। फिर है सेक्शन 38, पर्सन एग्जाम्ड फ्रॉम अपीयरेंस। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर पर्सन को ही आप जो है समन भेज के अपीयर करवा दे कोर्ट में, नहीं, कुछ वीआईपी लोग भी होते हैं, आप उनको थोड़ी ना कोर्ट में बुला सकते हैं, तो उनको तो आपको एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो इनकैपेसिएट हैं, ठीक है, मतलब वो डिसेबल है, वो नहीं आ सकते हैं, तो उनको भी आप अपीयर नहीं करा सकते। तो वो सेक्शन 38 में उन पर्सन्स की बात की गई है जिनको एग्जाम्पशन मिला हुआ है, जिनको छूट मिली है कि वो उपस्थिति से क्या है, छूट मिली हुई है उनको, तो उन व्यक्तियों के बारे में बात की गई। तो कौन कौन से देख, तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि पर्सन को एग्जाम्प्ट करता है सेक्शन 38 कि आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू अपीयर, ठीक है। फिर है इसका, अब कौन से पर्सन एग्जाम्प्ट है, फिजिकली इनकैपेबल पर्सन, ठीक है। जो पर्सन कौन है, इनकैपेबल है, फिजिकली इनकैपेबल पर्सन है, ठीक है।
अनेबल विदाउट रिस्क और सीरियस इनकन्वीनियंस, ठीक है, कि जो पर्सन है ना, अगर हम उनको बुलाएंगे तो मतलब इट इज लाइक विदाउट रिस्क तो वो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और या फिर सीरियस कुछ इनकन्वीनियंस हो जाएगी, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे वो फिजिकली इनकैपेबल पर्सन है, जिसको सीरियस इनकन्वीनियंस हो जाएगी, या फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट रिस्क उसको बुलाया जा सके। ये दोनों वर्ड याद रखना, ठीक है। फिर दूसरा पर्सन किसको एग्जाम्प्ट किया है, पर्सन इन जेल, ठीक है, जो कैदी है उसको भी क्या किया हुआ है, एग्जाम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद है हमारा सी, लीगली एग्जाम्प्ट पर्सन, जिनको जैसे लॉ के द्वारा एग्जाम्प्ट किया गया है, ठीक है, जैसे कि आप सीपीसी में पढ़ते हैं कि जैसे एमएलएस वगैरह होते हैं और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, आपको सेक्शन बताना कौन सा है सेक्शन सीपीसी का, तो वहां पर उन पर्सन को क्या है क्या कहते हैं, एग्जाम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस से। तो फिर ये कहा गया कि और उन सब पर्सन को भी एग्जाम्प्ट करें जिनको लॉ ने कहा है कि ये भी लीगली एग्जाम्प्ट पर्सन है। तो ठीक है, शारीरिक रूप से असमर्थ, जेल में बंद या कानून से छूट प्राप्त व्यक्तियों को उपस्थित नहीं होना पड़ता। फिर दूसरा क्या है, प्रोसीजर क्या होगा इंस्टीड ऑफ अपीयरेंस, फिर क्या होगा प्रोसीजर, ठीक है, वो पर्सन तो नहीं आ सकते ना रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने, रजिस्ट्रार के सामने या सब रजिस्ट्रार के सामने, वो पर्सन आप नहीं बुला सकते, इनकैपेबल है। तो फिर क्या होगा, तो फिर रजिस्टर ऑफिसर में, अब रजिस्ट्रार जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो क्या, या तो खुद, ठीक है, क्या करेगा, जहाँ पर्सन है उसके पास जाएगा, कैदी है तो जेल में जाएगा, ठीक है, और अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसे केस में फिर क्या होगा कि कमीशन को इशू कर देगा, ठीक है, कि आप जाइए और उनका एग्जामिनेशन करके आइए। कमीशन आपने पढ़ा होगा ना सीपीसी के अंदर, तो बेसिकली कमीशन में क्या होता है कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, किसी भी पर्सन को जो है कोर्ट अपॉइंट कर देगा या किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा कि आप जाइए और उस पर्सन का एग्जामिनेशन कर कर आइए। तो अब यहाँ पर क्या है, कोर्ट खुद तो उठ के नहीं जा सकता ना, ऑब्वियसली किसी के थ्रू भेज रहा है उस पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए। तो जब जिस पर्सन को जा रहा है उस पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, तो वो ऑफिसर होता है हमारा कमीशन। तो क्या होगा, कमीशन इशू कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि आप जाइए और एग्जामिनेशन करके आइए। तो रजिस्ट्रार स्वयं जाकर या आयोग द्वारा क्या है, जांच करा सकता है। फिर हमारा सेक्शन 38, कौन एग्जाम्प्ट है अपीयरेंस से, तो हेल्दी पर्सन या फिर जेल इनमेट या बायर सेलर, तो ऑब्वियसली जेल इनमेट, जेल में बंद व्यक्ति को क्या है, छूट प्राप्त है। इफ पर्सन इज अनेबल टू अपीयर, अगर कोई पर्सन जो है वो अपीयर नहीं कर सकता तो क्या होगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर में गो टू हाउस और जेल, रजिस्ट्रार घर या जेल जाकर क्या है, जांच कर सकता है। फिर है सेक्शन 38, तो सेक्शन 38 कहाँ अप्लाई होता है, सेक्शन 38 अप्लाइज टू एग्जाम्प्ट पर्सन, ठीक है, छूट प्राप्त व्यक्तियों पर लागू होता है। फिर है सेक्शन 39, लॉ रिलेटिंग टू समन एंड विटनेस। अब देखिए, समन जो आप भेज रहे हैं और गवाहों पर जो लागू कानून है उसके बारे में बात की जाती है। तो देखिए रूल्स, लॉ एप्लीकेबल फॉर सिविल कोर्ट्स रिगार्डिंग, तो क्या जो लॉ एप्लीकेबल होगा सिविल कोर्ट्स के रिगार्डिंग, समन, कमीशन, अटेंडेंस ऑफ विटनेस, रेम्यूनरेशन शैल अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग ऑल्सो। तो ये सारे जो सिविल कोर्ट के जो रिगार्डिंग लॉ अप्लाई होते हैं सिविल कोर्ट्स में, जो लॉ अप्लाई होते हैं वो सारे जो लॉ है, जैसे कि समन हो गया, कमीशन हो गया, विटनेस की अटेंडेंस हो गई, रेम्यूनरेशन, ठीक है, वो सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग में भी। जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग में भी तो आप कमीशन को भेज ही रहे हो ना, और कमीशन को जब भेजोगे तो उसको आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। तो जैसे आप सीपीसी में जब सिविल कोर्ट समन भेजता है और कमीशन को भेजता है और पर्सन जो विटनेस है उसकी अटेंडेंस को रिक्वायर करता है, रेम्यूनरेशन देता है, तो वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग में भी वही रूल्स अप्लाई होंगे। तो सेक्शन 39 अप्लाई, सेक्शन 39 में जो अप्लाई हो रहे हैं प्रोविजन वो कौन से हो रहे हैं, सिविल कोर्ट के प्रोसीजर के, सिविल न्यायालय की प्रक्रिया लागू होती है। फिर है सेक्शन 39 किससे डील करता है, तो सेक्शन 39 डील करता है विटनेस की जो अटेंडेंस है उसके रूल्स से रिलेटेड, गवाहों की उपस्थिति और संबंध जो संबंध से क्या है, संबंधित है। सेक्शन 39 कब अप्लाई होता है, तो सेक्शन 39 अप्लाई होता है म्यूटेंडिस सिविल कोर्ट रूल्स। तो सेक्शन 39 का जो सेक्शन 39 में वही रूल्स अप्लाई होंगे। देखो म्यूटेंडिस सिविल कोर्ट रूल मतलब जैसे ही सिविल कोर्ट के रूल्स है सेम वही हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग रहेगी उसमें वो फॉलो किए जाएंगे। सिविल कोर्ट के नियमों को आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू करता है, ठीक है।
तो वही कोड जो है वही सिविल कोड के रूल्स हैं वो एज इट इज क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने सेक्शन 39 तक कवर कर लिया। सेक्शन 40, अब देखिए विल और अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। ठीक है, अब इससे डील कर रहा है। तो इस जो है पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी। अगर आपको इतना समझ आया है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितने भी वीडियोस मैंने अभी बनाए हैं, जेडीए एक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है, राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 मैंने कंप्लीट करा दिया है, सीपीसी का ऑर्डर 1 मैंने बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ है बनाकर नोट्स, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। तो अगर एक अच्छी कमांड के साथ आप चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और लॉ को सिंप्लीफाई तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।